हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर, जहां पर हम गुरुत्वाकर्षण 11th क्लास का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे और उसके दो वीडियोस आपने देख ली है। आज तीसरा वीडियो जिसमें केपलर का हम तीसरा नियम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सभी बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे बहुत अच्छे से, अपने कर्तव्य पथ पर प्रोग्रेस कर रहे होंगे। हम यही ईश्वर से कामना करते हैं आपके लिए, और ढेर सारी दुआओं के साथ में इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो अपना ये जो टॉपिक है, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं केपलर का तीसरा नियम। दो नियम हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। पहले नियम में केपलर साहब ने बताया था कि किस तरीके से कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो वो दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्रण कर रहा है। और दूसरे नियम में उसने बताया था कि नियत समय में सूर्य और ग्रह को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, उसके द्वारा तय जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल भी नियत ही रहेगा। आज हम पढ़ने वाले हैं जो नियम है इसका, वो है आवर्तकाल का नियम। हाँ भाई, तो केपलर का कौन सा नियम? तीसरा नियम, केपलर का तृतीय नियम। और तृतीय नियम में केपलर साहब ने जो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्रण कर रहे हैं उनके आवर्तकाल की बात की थी। तो इस नियम को एक और नाम से भी जाना जाता है, आवर्तकाल का नियम। किस नाम से जाना जाता है? आवर्तकाल का नियम। आवर्तकाल का नियम। लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड, आवर्तकाल का नियम। बहुत ही सिंपल सा इजी सा नियम है। उन्होंने कहा कि जो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्रण कर रहे हैं उनके आवर्तकाल का वर्ग, उनके आवर्तकाल का वर्ग उस सूर्य से उस ग्रह की दूरी के घन के समानुपाती होता है। सिंपल सा नियम है। क्या कहा था कि जो ग्रह ग्रह जो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार दीर्घ वृत्ताकार पथ में, ग्रह जो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, उसका आवर्तकाल का वर्ग, उसका आवर्तकाल का, उस ग्रह की आवर्तकाल का है ना, उसका आवर्तकाल का वर्ग, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर। आवर्तकाल का वर्ग यानी टी स्क्वायर। आवर्तकाल का वर्ग मतलब टी स्क्वायर। टी हम आवर्तकाल को टी से दर्शाते हैं। तो आवर्तकाल का वर्ग उस ग्रह से सूर्य की दूरी के घन, दूरी हम लिख देते हैं उस ग्रह की सूर्य से जो दूरी है उसको लिख देते हैं, मान लो कैपिटल आर से। किससे लिख देते हैं? कैपिटल आर से। और इस कैपिटल आर का घन तो कर देते हैं इसका हम घन, ये हो गया घन, के घन के समानुपाती होगा, के घन के समानुपाती होगा, के घन के समानुपाती होगा। तो ये था केपलर साहब का तीसरा नियम। उन्होंने तीसरे नियम में हमें ग्रहों के आवर्तकाल के बारे में बताया और कहा कि जो ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्रण कर रहे हैं उनका जो आवर्तकाल है उसका वर्ग सूर्य और उस ग्रह के बीच की दूरी के घन के समानुपाती होगा। सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब हम इसको इस रूप से गणितीय फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर जो है वो आर क्यूब के समानुपाती होगा। तो टी तो यहाँ पर क्या है? उस ग्रह का आवर्तकाल, और आर यहाँ पर ग्रह और सूर्य के मध्य की दूरी। तो
ग्रह और सूर्य की मध्य की दूरी का क्यूब जो है वो आवर्तकाल के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर हम इसे दो अलग अलग ग्रहों की तुलना के रूप में लिखना चाहें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, पहले ग्रह का आवर्तकाल अपोन में दूसरे ग्रह का आवर्तकाल, इन दोनों का वर्ग जो है वो समानुपाती हो जाएगा। पहले ग्रह की सूर्य से दूरी अपोन में दूसरे ग्रह की सूर्य से दूरी के
चलिए अब आ रही है। हाँ, तो ज़्यादा तो कुछ पढ़ाया नहीं है, लिखाया तभी गई होगी आवाज़। तो यही चीज़ बोल रहा था मैं कि भाई जो न्यूटन के द्वारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया था, जो सर्वमान्य गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो ये है कि दो बिंदु द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है वो उन दोनों बिंदु द्रव्यमानों के गुणनफल के तो समानुपाती होगा, और उनके मध्य की जो सीधी दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इस नियम से हम इस चीज़ को और थोड़ा सा पुख्ता लिख देते हैं कि पहली बात, पहला पॉइंट क्या था, दोनों बिंदु द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों बिंदु द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। यानी एक बिंदु द्रव्यमान मान लिया कितना है, m1 है। चलिए इसको भी हम बना लेते हैं। ये लो, तो मान लिया हमारे पास ये यहाँ पर एक बिंदु द्रव्यमान है जिसको m1 कह दिया, और एक यहाँ पर एक दूसरा बिंदु द्रव्यमान है जिसको कह दिया m2, और इनके मध्य की जो दूरी है वो मान ली r है। कितनी दूरी है, स्मॉल r है। तो इन दोनों बिंदु द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल यानी m2 इस m1 को खींचेगा, और m2 जो है वो m1 को खींचेगा, और m1 m2 को खींचेगा, और इन दोनों बिंदु द्रव्यमानों के मध्य की जो सीधी दूरी है वो कितनी है, r है। तो पहली बात तो ये है कि दोनों बिंदु द्रव्यमानों के गुणनफल के कैसा होगा, समानुपाती होगा। इसका मतलब इनके मध्य जो बल लगेगा वो बल होगा F, और वो कैसा होगा, समानुपाती होगा दोनों बिंदु द्रव्यमान m1 और m2 इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा। तो एक समीकरण तो हमें यहाँ से प्राप्त हो गई। दूसरी बात क्या थी, दोनों द्रव्यमानों के मध्य की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, दोनों द्रव्यमानों के मध्य की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती, यानी यहाँ से हमें मिलेगा कि जो F है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा 1 में r स्क्वायर के। ये हमें दूरी मिल गई कहाँ से, दोनों द्रव्यमानों के मध्य की दूरी। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम इस स्थिति तक पहुँच जाते हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमें मिलता है कि जो लगने वाला बल है वो समानुपाती हो जाएगा m1 m2 अपोन में r स्क्वायर के। और जैसे ही हम समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं तो हमारे पास आता है एक कांस्टेंट g, और ये m1 m2 अपोन में r स्क्वायर। ये तो है हमारे पास किसी भी बिंदु द्रव्यमान द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण, किसी भी बिंदु द्रव्यमान द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण, जिसको हम इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक नियतांक आ गया नया, वो आया g। तो g क्या है, इसे कहा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। क्या कहेंगे, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। इसका मान जो है वो नियत है, इसका वैल्यू जो है वो फिक्स है, वो भी हमें याद रखनी है। कितनी होती हैं, वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब देखिए मात्रक यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं। मात्रक कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए अगर हमें यहाँ से g निकालना है, यहाँ से क्या निकालना है, g, तो देखो इस r को इधर भेज दूँ, यानी f r स्क्वायर, और अपोन में क्या आ जाएगा, m1 m2, f r स्क्वायर अपोन में क्या आ जाएगा, m1 m2। तो यहाँ से मात्रक g का कैसे, f कितना हो जाएगा, न्यूटन। ये दूरी है मीटर, तो मीटर स्क्वायर प्रति
m1 m2 दोनों द्रव्यमान हैं तो किलोग्राम स्क्वायर, तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अगर इसकी विमा पूछी जाए तो विमा भी हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ज्ञात कैसे करेंगे विमा, पहले न्यूटन की, तो न्यूटन की हमें आनी चाहिए m1 L1 T-2, फिर हो गया मीटर स्क्वायर यानी L2, और फिर हो गया किलोग्राम स्क्वायर यानी M2। तो कुल मिला के इसकी जो विमा होगी वो हो जाएगी m-1, 2 ऊपर जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे, L1 और 2 हो जाएगा L3 और T-2। ये हमारे पास विमा आ गई किसकी, गुरुत्वीय नियतांक G की। गुरुत्वीय नियतांक G की विमा m-1 L3 T-2 होती है। तो यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। ये गुरुत्वाकर्षण की बेसिक सी चीज़ें थी, इतनी आपको नॉलेज हो जानी चाहिए। बहुत अच्छी सी जानकारियाँ थी, तो अगर नोट करना चाहो तो फटाफट नोट कर सकते हो। फिर हम चलते हैं इसके कुछ नियम हैं, उन नियमों पर। जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो फैक्ट्स हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता। देखिए इस गुरुत्वाकर्षण बल जैसा ही एक नियम आप 12th क्लास में पढ़ोगे, कूलॉम नियम, सेम सा ही लगेगा आपको, सारी चीज़ें वैसी की वैसी लगेगी, लेकिन द्रव्यमान की जगह आवेश आ जाएगा और माध्यम पर निर्भर करेगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो चलिए इसके फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला फैक्ट्स क्या है, अब हमें क्या पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण के महत्वपूर्ण पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, यानी अगर हम किन्हीं दो बिंदु आवेशों को लेते हैं और बिंदु द्रव्यमानों को लेते हैं, और अगर उन बिंदु द्रव्यमानों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, वो किसी भी माध्यम में हो सकता है। जैसे अगर हम उन्हें वायु में रखते हैं तो जितना गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों बिंदुओं के मध्य कार्य कर रहा है, उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल अगर हम उसका माध्यम चेंज कर देते हैं, मान लो उन्हें हमने पानी में रख दिया, मान लो ग्लिसरीन में रख लिया, मान लो किसी भी लिक्विड चीज़ में या किसी दूसरे माध्यम में रख दिया, तो वहाँ भी उन दोनों बिंदु द्रव्यमानों के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा वो सदैव समान रहेगा, वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ये माध्यम पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। दूसरी बात, यदि दो गोलीय पिंडों का घनत्व एक समान हो तो गुरुत्वाकर्षण नियम लागू होगा। यानी ये जो गुरुत्वाकर्षण नियम हमने पढ़ा है, ये तब भी लागू हो सकता है जब दो अलग अलग द्रव्यमान के एक समान घनत्व वाले गोलीय पिंड हैं। जैसे मान लो हमने कोई दो गोलीय पिंड ले लिए, एक तो इतना सा है, दूसरा इतना बड़ा है, लेकिन इन दोनों का जो घनत्व है वो घनत्व अगर एक समान है, घनत्व अगर कैसा है, एक समान है। जैसे इसको तो मैं डिलीट ही कर देता हूँ, नया ले आता हूँ। एक बिंदु ये है, तो इनका अगर मान लो घनत्व समान है, इनका घनत्व कैसा है, समान, अगर इन दोनों का घनत्व एक समान है, अगर इन दोनों का घनत्व एक समान है तो इन्हें हम बिंदु द्रव्यमान ही मान लेंगे। इन्हें हम क्या मान लेंगे, बिंदु द्रव्यमान ही मान लेंगे। अगर इन दोनों का घनत्व समान है तो इन्हें हम बिंदु द्रव्यमान ही मान लेंगे और इन पर भी गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू हो जाएगा, इन पर भी गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू हो जाएगा। तीसरी बात, यदि दो
गोलीय कोष दो गोलीय कोष जिनका द्रव्यमान एक समान रूप से पृष्ठ पर वितरित हो, पृष्ठ पर वितरित हो। यदि कोई दो गोलीय कोष हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ऐसे गोलीय कोष जिनका जो द्रव्यमान है, गोलीय कोष है मतलब खोखले गोले हो गए, उनका जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान एक समान रूप से उनके पृष्ठ पर वितरित होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो भी गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है, तो भी गुरुत्वाकर्षण नियम लागू होगा, तो भी गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। किस कंडीशन में? जब कोई ऐसे गोलीय कोष जिनका जो संपूर्ण द्रव्यमान है, जिनका जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो एक समान रूप से उनके पृष्ठ पर वितरित होना चाहिए, एक समान रूप से उनके पृष्ठ पर वितरित होना चाहिए, इस तरीके से। ऐसे अगर एक समान रूप से उनके पृष्ठ पर वितरित है तो इन पर भी गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा, इन पर भी गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू हो जाएगा। तो ये बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर एक समान रूप से इनके पृष्ठ पर पूरा का पूरा द्रव्यमान वितरित है तो इन पर भी गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू हो जाएगा। चौथी और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है, चौथा जो नियम ये है कि यदि किसी गोलीय कोष, यदि किसी गोलीय कोष जिसका द्रव्यमान एक समान रूप से उसके पृष्ठ पर वितरित है, उसके पृष्ठ पर वितरित है। देखिए पृष्ठ पर वितरित है, इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई इस पर गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होगा, क्योंकि हमने इससे पहले वाले बिंदु में यही तो पढ़ा था, ऐसे गोलीय कोष जिनका संपूर्ण द्रव्यमान समान रूप से उनके पृष्ठ पर वितरित होना चाहिए। तो इसका संपूर्ण द्रव्यमान इसके समान रूप से किस पर वितरित है, पृष्ठ पर वितरित है, तो उसके अंदर उपस्थित द्रव्यमान पर लगने वाला नेट बल शून्य होगा। नेट बल कितना हो जाएगा, शून्य होगा। तो देखिए पहली बात, इसमें दो बातें निहित है। पहली बात तो तीसरी वाली जो बात हमने पढ़ी है वो निहित है पूरी की पूरी। वो क्या बात निहित है कि भाई ये इसके बारे में कह रहा है कि ये जो है इसके पृष्ठ पर समान रूप से क्या वितरित है, इसका द्रव्यमान वितरित है, इसके पृष्ठ पर समान रूप से इसका द्रव्यमान वितरित है। और इसके पृष्ठ पर अगर समान रूप से इसका द्रव्यमान वितरित है, इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण का नियम तो इस पर लगेगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम तो इस पर लगेगा। तो जब गुरुत्वाकर्षण का नियम इस पर लगेगा तो इसके अंदर उपस्थित कोई भी बिंदु होगा, कोई भी बिंदु द्रव्यमान होगा, उस बिंदु द्रव्यमान का क्या होगा, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा कि नहीं लगेगा। तो उस बिंदु द्रव्यमान पर, जैसे मान लिया कि यहाँ पर ये हमारे पास एक बिंदु द्रव्यमान है जिसका मान द्रव्यमान है m, तो इस बिंदु द्रव्यमान पर लगने वाला जो नेट बल होगा बच्चों वो कितना होगा, इस पर जो F नेट होगा वो हमेशा ही कितना होगा, 0 होगा। देखो इसका रीजन है, इसको आप समझ सकते हो ऐसे कि मान लो अगर मैं इसको इस तरीके से बीच से काटता हूँ तो इधर इतना सा जो द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान के कारण इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जा रहा है। तो देखो यहाँ पर द्रव्यमान कम है, दूरी वो भी कम है, इधर द्रव्यमान ज्यादा है, दूरी वो भी ज्यादा है। इसका मतलब द्रव्यमान और दूरियां दोनों समान अनुपात में चल रही है, द्रव्यमान कम दूरी भी कम। इसका मतलब कम द्रव्यमान के द्वारा पर इस पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगाया जाएगा क्योंकि दूरी कम है। इधर द्रव्यमान ज्यादा, तो द्रव्यमान ज्यादा
तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन दूरी ज़्यादा होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल क्षीण हो जाएगा और उसका मान कम हो जाएगा। इसका मतलब इधर लगने वाला F1 बल और इधर लगने वाला F2 बल दोनों ही कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो इस पर जो F नेट है वो कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि ऐसा कोई गोलीय कोश जिसका संपूर्ण द्रव्यमान उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है, उसके अंदर अगर हमने कोई बिंदु द्रव्यमान रखा है तो वहां गुरुत्वाकर्षण नियम तो लगेगा, लेकिन उस पर लगने वाला जो नेट बल है वो शून्य हो जाएगा। उस पर लगने वाला नेट बल कितना हो जाएगा, शून्य। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे गुरुत्वाकर्षण नियम से रिलेटेड। मुझे उम्मीद नहीं, पूरी आशा है कि तुम्हें अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।